इस बार हम लोग लगातार कर रहे हैं कि जो ऑडियंस से जो लोग हैं उनके भी सवाल हम लें, उनके भी बातचीत हो, वो भी पार्टिसिपेट करें, पूरी बातचीत हो। एंड एक तरह का सवाल अगर ना पूछे तो अच्छा हाँ, है एक तरीके का सवाल ना हो कि आपके साथ काम कैसे कर सकते हैं। सर, संजीव शर्मा, मैं लेक्चरर हूँ। सर, आपकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने जिन जिन मूवियों में एक्टिंग किया है, सर इरादा क्या है आगे? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम लोग वही बात कर रहे थे। मैंने कहा वो एक्टिंग हम लोग थिएटर करते थे तो एक्टिंग भी अच्छी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब एक्टर बन जाऊंगा। मैं खाना भी अच्छा बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रेस्टोरेंट खोल लूँ। मैं सिर्फ फिल्म बनाना चाहता हूँ। Good evening, sir. This is Asim Jafri, a theatre artist. आराम से बोलो। सर, आप भी थिएटर से हैं तो आजकल जो मॉडलिंग से लोग आ रहे हैं वो डायरेक्ट एंट्री पा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं थिएटर आर्टिस्ट दब रहा है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई कैन नॉट वी मेक अ मूवी लाइक इंसेप्शन इन इंडिया? सिनेमा जो है ना एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो बहुत साल लगते हैं समझने में। हमें मुझे खुद को समझने में समय लगा। जो पेंटिंग और लिटरेचर की तरह नहीं है, बहुत महंगा है। उसके पैसे लगते हैं, पैसे अक्सर जो दूसरे से आते हैं। सो जिस तरह का मार्केट होगा और जिस तरह की चीज़ें लोग देखने जाएंगे उस तरह की चीज़ें ज़्यादा बनेंगी। तो मैं सबसे ज़्यादा ये बोलता हूँ लोगों को कि आप जिस तरह का सिनेमा देखोगे उस तरह का सिनेमा बनेगा। आप जो है जिस तरह जब सिनेमा लगता है, यहाँ पे कोई भी फिल्म लगी है, जैसे पाँच लगी है, इसका सबसे कम कलेक्शन है इस हफ्ते। पिछले हफ्ते कुछ और लगी है। आप ऐसी फिल्म देखने नहीं जाओगे तो ऐसी फिल्म बनेगी नहीं, और आप जैसे लोगों को चांस ही नहीं मिलेगा और मॉडल्स को ही चांस मिलेगा। तो आप खुद पहले जो चीज़ देखना चाहते हो उसके लिए पैसे देना चाहिए। So this is Shivendra. I'm a writer, proper writer, and we just watched Raman Raghav 2.0. First of all, few days back, and first of all, congratulations for making such a wonderful film. We liked it. And लेकिन क्या इस तरह की फिल्म दोबारा भी आपकी तरफ से देखने को मिलेगी? I don't know what I will do next. मतलब ऐसा नहीं होता, वो हर फिल्म का एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। रामन राघव के भी दो वर्जन है कि नहीं, एक इंडिया के बाहर है जो साइको रामन है, एक रामन राघव, दोनों बहुत ही अलग फिल्म है। और हम लोग वो भी एक एक्सपेरिमेंट था कि बार बार प्रेशर होता है, बाहर जो फिल्म जाती है वो उनकी सेंसिबिलिटी अलग है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ और चाहिए होता है। हाँ, तो फिर उनको चाहिए होता है कि सब समझ में आए, तो यहाँ का वर्जन अक्सर लंबा होता है और फिर बहुत सारी चीज़ें डील भी करनी पड़ती है। मुझे इंटरवल के साथ फिल्म लिखना आता नहीं है। मेरी सारी फिल्मों का सबसे बड़ा दुश्मन इंटरवल है। वो इंटरवल के बाद वो मूड जो बना बनाया बिखर जाता है। तो मैं अभी तक वही नहीं समझ पाया, उसी से जूझ रहा हूँ। तो मुझे नहीं मालूम, जब ऐसी फिल्में वर्क नहीं करेंगी तो बनानी मुश्किल है। तो फॉर मी रामन राघव जितनी भी सस्ती बनी हो, अगर उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है 7.25 करोड़ के ऊपर नहीं जा सकता, तो उस तरह की फिल्म ले जा करके पिच करना किसी को और बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अक्सर जब हम लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं तो हमें खुद की जेब में सिर्फ पैसे हैं नहीं बनाने के लिए। अब एक ही ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं इंडिया में, फिल्म मेकर रहे हैं, M.F. हुसैन साहब, जो खुद के पैसे से फिल्में बनाते थे और वो जो चाहे बना सकते थे। वो किसी का की जवाबदारी उनके ऊपर नहीं थी। हम लोग या तो स्टेज तक पहुँचें और फिर हम लोग करें तो फिर ऐसी 10 फिल्में और बनाऊँ, लेकिन वो होता नहीं है। हम लोग को जितनी भी हमारी काफ़ी सारी फिल्में, मसान हो, लंच बॉक्स है, मॉनसून शूट आउट है, उसकी आधे से ज़्यादा फंडिंग बाहर से आती है, तब वो फिल्में बन पाती है, ताकि उसका प्रेशर इंडियन मार्केट में बहुत कम होता है। अनुराग, यहाँ एक सवाल है कि जब फैंटम आप लोगों ने स्थापित किया, बनाया, फैंटम के पीछे की क्या फिलॉसफी थी, क्या करना चाह रहे थे आप लोग, और उसमें कितना सक्सेसफुल रहे? नहीं, वो तो हम लोग का डे पर डे है जाता है। मतलब फैंटम के साथ ये था कि फैंटम तब बनी थी जब गैंग्स ऑफ वासेपुर लास्ट मोमेंट पे ऑलमोस्ट रुकने के कगार पे आ गई। और फैंटम गैंग्स ऑफ वासेपुर काफ़ी सारा डेवलप मेरे साथ विकास बैल ने किया था। और फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब किसी को उसमें फेथ नहीं था, शूटिंग के 2 दिन पहले। और 2 दिन पहले हमने एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में गए। किस्मत थी कि वायाकॉम वापस शुरू हो रहा था और उनको पसंद आया प्रोजेक्ट। हमारी शूटिंग 5 दिन डिले हुई और फिल्म बन गई, नहीं तो फिल्म शायद बन नहीं पाती। तो उस तरह की जब इनसिक्योरिटी आती है और ये होता है कि किसी भी तरह का, मतलब हम अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ भी हो, लेकिन सामने वाला जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए बिजनेस है।
वो अपनी जगह एकदम सही है, हम भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो फैंटम ने इसलिए बनाया था कि कहीं ना कहीं हम लोग, एक डायरेक्टर हो सकता है कि हम एक डायरेक्टर के साथ जो है डिसएग्री करें कि आई डोंट एग्री विद द काइंड ऑफ फिल्म, बट अगर हमने उसमें इन्वेस्ट किया और शुरू कर रहे हैं एक आइडिया के बेसिस पे, एक पॉइंट पे चॉइस उसकी होनी चाहिए, तो कंपनी शुड बी डायरेक्टर ड्रिवन। सो इवेंचुअली एक डायरेक्टर अपनी फिल्म खुद बनाए। फैंटम के पीछे बनाने का रीज़न वो था, और उसमें रहा है हम लोग, मतलब सक्सेस फेलियर जो है, सक्सेस वेरीड लेवल्स के रहे हैं, फेलियर्स भी हमने बहुत बड़े देखे, मतलब फेलियर्स की हिस्ट्री में सबसे ऊपर हमारा नाम है, लेकिन उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और हर स्टेप पे हम लोग नया नया कुछ कर रहे हैं। अभी हम लोग ने जो पिछले 1 साल में डेवलपमेंट किया है, जो भी चीज़ कर रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद जाके उड़ता पंजाब बनाई, या रामन राघव बनाई, या इंडिया इन अ डे रिलीज़ किया, इस तरह की चीज़ें करने को मिल रही हैं जो अक्सर नहीं हो पाता। हम लोग वो है, वो स्लो जर्नी है, हमारे पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर सकें, हमें बैलेंस भी करना पड़ता है, बिकॉज हम एक फिल्म में, एक तरह की फिल्में बन रही थी, बहुत कम पैसे में बन रही थी, और उतने कम बजट में एक पॉइंट के बाद हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए फिल्में। पेडलर्स, रामखोर, मानसून शूटआउट अभी भी अनरिलीज्ड पड़ी है, क्योंकि हमने फिल्में बनाने के लिए पैसे तो इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन फिल्मों को थिएटर में लगाने के लिए हमें कहीं सपोर्ट नहीं मिला, हम पैसे नहीं ला पाए। और कई बार क्या था, एड फिल्म करके इकट्ठा करते थे, कुछ करके इकट्ठा करते, लेकिन उतना हम हो नहीं पाए एक पॉइंट पे आदमी थक जाता है। सो फैंटम से हमें वो काफ़ी सारी स्ट्रेंथ मिली है, लेकिन वही है कि हमको एक रामन राघव के लिए के साथ एक उड़ता पंजाब भी बनती है, एक उड़ता पंजाब जैसी फिल्म को पॉसिबल करने के लिए, क्योंकि इसका अंडर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इतना कम नहीं है। सो हमें जाना पड़ता है, वी नीड स्टार्स समटाइम्स, एंड वी नीड स्टार्स हु बिलीव इन द फिल्म, वो कम विद इन द फिलॉसफी ऑफ द फिल्म। वो बहुत बड़ा स्ट्रगल है, वो कांस्टेंट चलता रहता है। सो उस तरह की चीज़ें हैं, मतलब जो बाहर के लोगों को नहीं समझ में आती। मतलब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, आप ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाते, आप गुलाल दोबारा क्यों नहीं बनाते? नहीं बन सकती। वो गुलाल इसलिए बनी थी 8 साल में, क्योंकि उस फिल्म में एक आदमी ने 1 रुपया नहीं चार्ज किया था। आपने पीयूष मिश्रा के जितने गाने सुने हैं, पीयूष मिश्रा के सारे गाने उन्होंने फ्री में कंपोज किए थे, और हर आदमी ने, पूरी फिल्म का कॉस्ट 2 करोड़ था 8 साल में, क्योंकि हर आदमी एक पैशन के साथ जुड़ा था उस फिल्म के साथ। वो भी नहीं पॉसिबल है, इसलिए वो फिल्म इतनी सस्ती थी और बन गई, क्योंकि किसी का फेथ नहीं था उस फिल्म के अंदर। तो ये सब चीज़ें इतनी आसानी से होती नहीं है। आज की डेट में हर आदमी बहुत एंटाइटल्ड है। हम लोग तो कैसे भी फिल्म बनाते थे, बट टुडे आई मीट यंग बॉयज़ जिनको सबसे पहले अपनी सैलरी जानी, वो अपनी जगह सही है, उनको हक है अपनी सैलरी मांगने का, हम नहीं दे सकते कई बार। तो हम लोग अपनी चॉइसेस खुद ही करते हैं। तो हम लोग ने जितनी, जो 13-14 फिल्में बनाई है, उसमें मुझे फीस कुछ 3 फिल्मों में मिली है, बाकी फिल्में फ्री में बनी, क्योंकि वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम कहीं बाहर होता है। बट हम लोग ये चीज़ें लोगों को जब समझाने जाते तो नहीं होता है। हमारी फिल्में इसलिए बन पाती हैं कि उनका कॉस्ट लो है, उनका कॉस्ट लो है, और उसमें हर आदमी इसलिए नहीं आता कि मैं इतना सीखा हूँ या इतना, मतलब यहाँ बैठ के मैं एनवी नहीं कर सकता कि उस आदमी से अच्छा फिल्म मेकर हूँ, मुझे उससे ज़्यादा पैसे दो। उसकी फिल्म पैसे जनरेट करती, मेरी नहीं करती। जो जनरेट करता उसको मिलेगा, जो नहीं करता उसको नहीं मिलेगा। और क्योंकि वो एक्सेप्टेंस है, और क्योंकि आप वो बात जानते हो, इसलिए आपकी फिल्में बनती हैं। मेरे लिए फिल्म बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर साल मैं फिल्म बना पाता हूँ, बिकॉज मार्केट फाइंड्स इट ईजियर टू डील विद। So people themselves become very unreasonable. आधे से लोग, ज़्यादा लोग कॉन्सेप्ट लेके घूमते रहते हैं, जब तक पैसा नहीं मिलेगा स्क्रिप्ट नहीं लिखते। मैंने पिछले 3 महीने में 5 स्क्रिप्ट खत्म कर दिए विद डायलॉग, और उसको लेके मैं मार्केट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाके काम करना है। It's not about that, it's not about clever. I'm saying that's a drive I don't see in people. आपको बैठना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे है कि ये नहीं बनाओगे तो ये है, ये बना दो, जिसके पहले पैसे मिल जाए वो बना दूंगा। बट वो ड्राइव बहुत कम है, क्योंकि अभी सबको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है सबको, और लोगों के कंपैरिजन जो है रिलेटिवली बहुत ही उनके माइंड में करेक्ट है, वो उनकी खुद की जर्नी है, खुद ही सीखेंगे। बट इन रियलिटी वो थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि आप एक जगह जाते हैं, आपको एक तरह की फिल्म का एक तरह के पैसे जनरेट होते हैं, दूसरी तरह की फिल्म में दूसरे तरह के पैसे जनरेट होते हैं, इकोनॉमिक्स चेंज हो जाता है। हमारी जो छोटी फिल्म बनाता हूँ उसमें कम असिस्टेंट्स होते हैं, और जो बाकी मेरे पुराने असिस्टेंट्स फ्री में आगे हेल्प करते हैं। और इसलिए, और क्योंकि सस्ती फिल्में बनाता हूँ, इसलिए न्यू कमर्स के साथ काम करता हूँ, क्योंकि उनके साथ सड़क पे शूट कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को पहचानते नहीं। मेरे न्यू कमर्स के लोगों को लगता है मेरा कोई शौक नहीं किसी को लॉन्च करना है,
मेरे इकोनॉमिक फिल्म का इकोनॉमी नहीं अलाउ करता मुझे कि मैं नॉन फेसेस का काम करूँ। इफ़ आई वांट टू शूट ऑन अ रोड मैं नहीं कर पाता शूट। अगर बहुत सारे जाने पहचाने लोग होंगे तो भीड़ लग जाएगी, तो हम लोग नहीं शूट कर पाते। तो हम लोग नए लोगों के साथ इसलिए शूट करते हैं कि हम कहीं भी कैमरा लेके घुस जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, हम शूट करके निकल जाते हैं। तो हर चीज़ का एक अपना रहता है। हम लोग अभी तो इसलिए भी भीड़ लग जाती है कि भले ही उन्हें एक्टर बना पहचान तो अनुराग कश्यप को पहचान लेते मैं तो अभी बाजार में जाके सब्जी खरीदता हूँ लोगों से वो मुझे बचना आता है, मुझे वो सब सीख लिया। बट है वो चीज़ है, कई बार कई लोग फिल्में इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं लोग देखें वो फिल्म बना रहे हैं। ऐसे केसेस में अक्सर फिल्में नहीं बनती। और ये भी मैं नए लोगों के साथ मैं भी शेयर करना चाहूँगा जो लोग मिलने आते हैं कि काम से ज़्यादा नाम पर उनका और दाम पे, इन दो चीज़ों पे ज़्यादा जोर रहता है। काम बाद में देखा जाएगा, पहले नाम और दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये एक नया ट्रेंड। मैं उसको आप इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते हो, वो सबका अपना एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे मेरे लिए फिल्म ज़्यादा ज़रूरी है, नाम नहीं। मैं कभी झगड़ा ही नहीं हुआ मेरा। हमारी फिल्म जब भी अटकती थी नाम के ऊपर, अपना नाम नीचे कर देता था या हटा देता था। वो भी वो पैटर्न हो गया। अब आप किसी मेरी फिल्म का क्रेडिट देखें, मेरा नाम सबसे नीचे होता है। हर जगह अपना नाम राइटिंग में लिस्ट में सबसे नीचे डालता हूँ, प्रोड्यूसर लिस्ट में सबसे नीचे डालता हूँ। मुझे झगड़ा नहीं करना, मतलब बाकी झगड़े। तो यू नो, इससे काम आसान होता है, काम जल्दी होता है। हम लोग का ऐसा एक बार हुआ था प्रॉब्लम, सबसे पहली बार ब्लैक फ्राइडे में, कि किसका नाम ऊपर आएगा किसका नीचे आएगा। और उसी पे कुछ 7-8 दिन जब डिस्कशन चल रहा था, मैंने अपना नाम एंड में डाल दिया, डायरेक्टर का। मैंने कहा आपका जहाँ डालना है डालो। शर्म के मारे सबने फिर एंड में डाल दिया। तो यू नो, उससे क्या ना, आपका काम आगे निकलता नहीं, तो आप किस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं इवेंचुअली। तो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत लोग अटके रहते हैं और उसमें नहीं हो पाता काम। और इंडस्ट्री जिस तरीके से परसेप्शन पे चलती है ना, जैसे कमर्शियल फेल्योर को कई बार क्रिएटिव फेल्योर मान लेते हैं। See, वो जो है हमारे मार्केट की हमारी खुद की चीज़ है, उसमें हमारा भी उतना ही हाथ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो मैं मानता हूँ बॉम्बे वेलवेट का जो फेलियर है, उसमें मैं खुद बैकफुट पे था। जब मार्केट इतना बात कर रहा है आपकी फिल्म के बारे में और हर आदमी आपका कॉन्स्टेंटली आपके मुंह पे आपका बजट मार रहा है, तो आप भी बैकफुट पे जाते हो। फिर आपकी लड़ाई फिल्म के बजाय वो बजट की हो जाती है। फिर आप भी बिलीव करने लगते हो हाँ ओपनिंग ज़रूरी है, आप भी बिलीव करने लगते हो वो ज़रूरी है। उसमें किसी और को गलत ठहराना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, मैं खुद ही गलत हूँ। क्योंकि फिल्म जब अच्छी होती है तो क्रेडिट बहुत सारे लोगों का होता है, जब कुछ भी गड़बड़ होता है तो सिर्फ डायरेक्टर की गलती है। पर डायरेक्टर के पास पावर है नो बोलने की। मैंने जिन जिन पेज को जहाँ पे नो नहीं बोला, उसकी वजह से प्रॉब्लम चल। नो कहना मेरे हाथ में है। तो अगर मैं एक्सेप्ट करता रहूँगा तो फिर मैं एंड में जो एंड रिजल्ट होगा वो मेरी प्रॉब्लम है, वो किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। सजेशन तो हर आदमी देता है। क्या सबक था बॉम्बे वेलवेट का? मैं तो भूल गया, मीडिया नहीं भूली। मतलब ये था कि हाँ अब इतना महंगा फिल्म आने पे ऐसे प्रॉब्लम है, तो मैं सस्ती फिल्म बनाऊंगा। उसका रिजल्ट मेरा ये था कि मैंने अगली फिल्म 3 करोड़ में बनाई। और मुझे था कि जितनी जल्दी बनाऊंगा उतनी जल्दी मेरी लास्ट फिल्म चेंज होनी बहुत जरूरी है। तो अभी मेरी लास्ट फिल्म बॉम्बे वेलवेट नहीं है, अभी मेरी लास्ट फिल्म रावण राज है। अभी लगातार जो चीज़ डिस्कशन में है, लगातार जो कहा जा रहा है कि स्टूडियो सिस्टम फेल कर रहा है, और उसमें जिन 5 फिल्मों के नाम लिए जाते हैं उसमें एक बॉम्बे वेलवेट भी रहता ही है। इनकी वजह से सारा सिस्टम, मतलब तो एक आपकी फिल्म, उनमें से एक फिल्म आपकी भी थी जिसकी वजह से पूरा इकोनॉमी पूरी सिस्टम ही करप्ट। बट वो सही बात भी है, क्योंकि लेकिन ये सच्चाई कितनी है कि वास्तव में क्या स्टूडियो फेल हो गए हैं? अब नहीं, क्या ऐसा नहीं सिस्टम है। उभर के आने वाला है? इसी सिस्टम के हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। ये प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी का है बहुत। मतलब हम लोग जो हमेशा बोलते हैं हमारी सोसाइटी नेपोटिस्टिक है, हमारा सिस्टम ही नहीं सोसाइटी। हम वो देश है जिसने एक ही परिवार के लिए इतने साल वोट किया। हमारे जब शादी के रिश्ते आते हैं तो वो आते हैं ऐसे कि अब फलां की बेटी है, फलां का बेटा है। उससे शादी लड़का क्या करता है उससे नहीं होती, लड़का किस घर से उससे शादी होती है। तो हम लोगों का पूरा सिस्टम ही ऐसा है, करेक्ट। उस तरह के जब सिस्टम में है, स्टूडियो आ रहा है, स्टूडियो को फिल्म बनाने के लिए जब पहले प्रोड्यूसर अपने पैसे लगाता था तो सारी जिम्मेदारी उसकी खुद की होती थी, अपने घर गिरवी रख के जाते थे। स्टूडियो सिस्टम में क्या है कि आप सारा, आपको सिर्फ स्टार चाहिए। स्टार की लड़ाई में कंटेंट जो है मारा जाता है और उसको आप बदल नहीं सकते हो। आप बदल कंसिस्टेंसी से सकते हो। आप किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। एक फिल्म नहीं बदलेगी, आपको लगातार चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको ट्रस्ट ऑफ फेथ जीतना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम नहीं है स्टूडियोज़ के लगातार लॉसेज हो रहे हैं। स्टूडियोज़ पहले लॉसेज ऑफसेट कर लेते थे स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में भी उछाल नहीं, तो ऐसे फिर वो बाइट करता है आपको। तो पहले था कि फिल्म चलने तो फिल्म के अनाउंसमेंट पे प्राइसेस बढ़ जाते थे,
तो वो भी ऑफसेट नहीं हो पा रहा। फिर हमारे टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे रुपये की वैल्यू गिरी है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं और अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा उसमें सब। अगर हम लोग जब एक थिएटर, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की इसमें नए थिएटर्स बन सके। चाइना ने पूरा गेम बदल दिया क्योंकि उन्होंने कुछ इतने हज़ार लाख थिएटर जो हैं पिछले 10 साल में खड़े किए। अब कोरिया में गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से सिनेमा बदल गया, रेवेन्यूज चेंज हो गए। हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि हम रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास थिएटर नहीं खोल सकते। जहाँ पे पहले थिएटर था वहीं थिएटर खोल सकते हो। आपको नए थिएटर बनाना है तो आपको सिटी लिमिट्स के बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ कोई थिएटर खोलने को तैयार नहीं है। हमारे नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ ही नहीं रही हैं। आप उतनी ही स्पेस में नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएंगे। लगभग 1 लाख पे एक स्क्रीन है अपना। So, कि चाइना में 15,000। तो जब बड़ी फिल्म रिलीज होती है इसकी लागत बढ़ी है क्योंकि आपने स्टार को बड़े पैसे दिए। तो आपको मालूम है एग्जीबिटर भी स्टार के नाम पे आपको 5 में से 4 स्क्रीन दे देगा और वही होता आ रहा है। तो स्टार को आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो क्योंकि एग्जीबिटर आपको ज़्यादा स्क्रीन दे रहा है। तो जो छोटी फिल्में मारी जा रही हैं, आप 15 फिल्म एक स्क्रीन पे कम्पीट कर रही हैं और एक फिल्म ने 4 स्क्रीन घेरा हुआ है। तो उसमें क्या है, सारा रेवेन्यू ओपनिंग वीकेंड का है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, जो कंटेंट वाली फिल्में हैं वो लोग, उनको वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा जहाँ वो सांस ले सके, जहाँ वो ग्रो कर सके। तो वो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे मरती जा रही हैं। एक पॉइंट आएगा कि और ये सिर्फ इंडिया की हाल नहीं, बाहर भी है। मतलब जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है, आर्ट हाउस सिनेमा अमेरिका में मर चुका है, खत्म है। आर्ट हाउस सिनेमा यूरोप में मर चुका है। सनडांस की फिल्में थिएटर में रिलीज ही नहीं होती हैं। गिन के 3 फिल्में रिलीज होती हैं सनडांस की थिएटर में, सारी जो है डायरेक्ट होम वीडियो पे जा रही है। और जो ऑडियंस जिसको वो सिनेमा चाहिए वो ऑडियंस डाउनलोड करके देखता है। जो कंप्लेन करता है, जो कंप्लेन नहीं करता उसको उसका सिनेमा मिल रहा है, वो खुश है। लेकिन जो कंप्लेन करता है उसको वो सिनेमा डाउनलोड करके देखता है, तो वो उस सिनेमा को एंगेज ही नहीं करता, उसको एम्ब्रेस ही नहीं करता। तो फिर वो सिनेमा सर्वाइव कहाँ से करेगा? उसकी रेवेन्यू भी नहीं देता उसको। कोई रेवेन्यू नहीं देता, तो सिनेमा सर्वाइव कहाँ से करेगा? हमारे नए लोग काम कहाँ से करेंगे? वो चीज़ें होंगी नहीं। तो वो कंप्लेन करने की आदत तो हमारे नेचर में है और हम लोग करते उसके लिए फिजिकली कुछ नहीं। तो अच्छा, सारी टाइम लगेगा। पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पुराना 48 का आर्टिकल था, हालांकि अभी भी रेलिवेंट है कैसे। तो फिल्म इंडिया मैगजीन हुआ करती थी उसमें, तो उसमें लिखा है उन्होंने कि जनरली इंडिया में 3 तरह के प्रोड्यूसर्स हैं जो एक्टिव हैं, जिसमें उन्होंने केदार शर्मा, राज कपूर जैसे डायरेक्टर का नाम लिया, प्रोड्यूसर का नाम लिया, काफ़ी पैशनेटली जो लोग फिल्में बना रहे हैं। दूसरा नाम लिया उन्होंने ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का जो सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए फिल्में बना रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी उन्होंने रखी है कि नियोरिस, जो उस समय काले धंधे से आए थे लोग, वो सिर्फ अय्याशी के लिए फिल्में बना रहे हैं, ग्लैमर स्ट्रक हैं और जाकर के हीरोइनों के साथ रहते हैं, सोते हैं और फिल्में बना रहे हैं। अभी कितना सिनेरियो चेंज हुआ है पिछले 15 सालों में, आप भी अलग अलग किस्म के प्रोड्यूसर्स मिले हैं। ये 3 कैटेगरी अभी भी चल रही है कि कुछ और नई कैटेगरी पैदा हुई है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है, जो फिल्म प्रोड्यूसर होता है, जो पैशनेटली अपनी फिल्म बनाना चाहता है, मतलब आजकल ज़्यादातर वैसे ही प्रोड्यूसर जो जनरली जो है, जो स्टूडियो सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर यह है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो इसलिए नहीं लिया जाता है कि कोई इंडिविजुअल खड़ा होकर बोलता है मुझे ये फिल्म बनानी है और वो पैशनेट होता है फिल्म के बारे में। एवरीबडी इज मोर वरीड अबाउट कीपिंग देयर जॉब्स। तो क्या होता है कि जब 10 लोग मिलके एक स्क्रिप्ट पे डिसाइड करते हैं तो नहीं बन सकती फिल्म। वो स्क्रिप्ट लेवल पे आप 10 लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो। वो फिल्म एक इंडिविजुअल के फेथ और पैशन पे बनती है, जो कि मैंने अक्सर देखा है। और जितने हमारे सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स अगर आप उनको ले लें, चाहे वो साजिद नाडियाडवाला हो, चाहे करण जौहर हो, वो अपने डायरेक्टर्स को एम्पावर करते हैं। मैं भले ही बोलूँ कि मैंने उसकी ये फिल्म नहीं देखी या मैं नहीं देखना चाहता हूँ, मेरी टाइप की फिल्म नहीं है, लेकिन वो जिस डायरेक्टर को बोलते हैं फिल्म बनाने को, एक स्टेज पे जाके उसको फ्री छोड़ देते हैं कि अपनी फिल्म बनाओ, जो कि स्टूडियो सिस्टम में नहीं होता है। वहाँ पे 10 लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म इस ऑडियंस को प्लीज करने के लिए ऐसे होनी चाहिए। वो टेस्ट शोज होते हैं, इसमें ऐसा होता है, कई चीज़ें उसमें मारी जाती है। तो वो जो चीज़ है वो अभी बहुत खत्म होती जा रही है। तो इंडिविजुअल पैशन मैंने बहुत कम प्रोड्यूसर देखे। जैसे नीरजा बनी थी तो एक प्रोड्यूसर के पैशन पे बनी थी। सुजीत सरकार कम्प्लीटली स्टूडियो के बाहर जो है जिसमें बिलीव करते हैं उससे फिल्म बना रहे हैं, फिर दे रहे हैं रिलीज करने। तो वो पैशनेट प्रोड्यूसर आपको अभी भी दिख जाएगा। बाकी आधे ज़्यादा लोग आर मेकिंग फिल्म्स ओनली टू स्टे रेलेवेंट, और कई लोग हैं जो फिगर आउट कर रहे हैं अपने रास्ते। लेकिन वो आपको जो पैशनेट है, जो आपको कोई भी देख लेके बता देगा, चाहे वो मेन स्ट्रीम में हो, चाहे वो ऑफ बीट हो, चाहे वो आर्ट सिनेमा में हो, कोई भी हो, आपको दिख जाएगा कि आदमी जो बना रहा है वो बिलीव के साथ बना रहा है।
उसका एक अपना सिस्टम है, उसकी एक कंसिस्टेंसी है जो उसके काम में दिखती है वो। और वही स्टूडियोज के बारे में हम बात भी करते हैं, चाहे वो धर्मा हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो कोई चाहे वो मनीष मुंद्रा हो। हमसे आप हर देख सकते हो उनकी जो कंसिस्टेंसी उनके कामों में दिखती है। उस तरह की चीज़ें हैं। आप साउथ में लो सीवी रेड्डी हो या फिर वो मराठी में हैं वो सारे, तो पूरा कर विवेक कजरिया का गैंग है, वो सब लोग जैसी फिल्में बना रहे हैं आपको दिखते हैं वो प्रोड्यूसर्स, तो एक तरह के सर्टन सिनेमा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले समय में अगले 4-5 सालों में यही स्थिति रहेगी जहाँ इंडिविजुअल नहीं, वो हर चीज़ में जैसे correction आदित्य चोपड़ा से लेकर के और करण जौहर, अनुराग कश्यप, तमाम ऐसे लोग वो लाइफ साइकिल है, हर चीज़ जाएगी, एक पॉइंट पे फेल करेगी, फिर करेक्शन होगा, फिर खड़ी होगी, वो तो होता रहेगा। उसको आपको अपना काम करते हैं। मुझे मालूम है कि मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर हम कुछ आगे से किसी को सवाल पूछना है जी। सर, आपने फिल्म के लिए एक्टर्स को तैयारी कैसे करवाते हैं फॉर द रोल? लाइक यूज आप कहते हैं मेथड एक्टिंग में जाने के लिए, आप जो भी प्रोसेस है वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा कास्टिंग के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। मैं इसलिए मैं क्योंकि आप मुझे मालूम है अभी 3 लोग तो एक्टर्स बैठे थे जिन्होंने सवाल पूछे, और अंदाज़ा है कि बहुत सारे एक्टर्स भी होंगे, और सबको मेरा सब लोग अक्सर आते हैं बोलते हैं कि आप कैसे कास्टिंग करते हो, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, और ये चीज़ बहुत सारी मेरे बहुत पुराने डिस्कशन हो चुके हैं। एज एन एक्टर हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं खुद भी स्टेज पे बहुत काम किया, मुझे भी लगता था मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, और मैंने अभी तो आप लोगों ने मुझे फिल्म में एक्टिंग करते हुए देखा है। मैंने कुछ 5 फिल्में की थी एज ए लीड रोल जो किसी ने नहीं देखी थी। हाँ, जो ये 93 की बात है, और जो इतना स्टेज करने के बाद जब अपने आप को पर्दे पे देखा, मुझे रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ही ख़राब एक्टर हूँ पर्दे पे, और जितना मैं अपने मन में जीता हूँ मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। मैंने खुद ही डिसाइड किया और एक्टिंग छोड़ दी। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली एक्टिंग करवाने में लोगों को, कि ऐसा क्यों है जो आप जो कर पाते हो स्क्रीन पे ट्रांसलेट नहीं कर पाते, और गलत फहमियाँ बहुत सारी दूर हो गई। हमें लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी मनोज भाई जो मेरे बहुत परम मित्र हैं और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत झगड़ा होता था हमारा उस ज़माने में, और कई झगड़े इस बार भी शुरू हुए क्योंकि शाहरुख खान दिल्ली से थिएटर से जब आए थे तो स्टार बन गए थे, और बहुत सारे लोग उनके बाद आए वो नहीं बन पाए। और शाहरुख दिल्ली में थिएटर में छोटे रोल करते थे, और जो ज़्यादा लोग बड़े लोग करते थे वो नहीं बड़े स्टार बन पाए, और अक्सर इस बात पे झगड़े होते थे। और अक्सर ये बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, और मैं उसको सुनता था, मैं ये बात कहता था यार आपका काम एक्टिंग करना, आपका काम, लेकिन आप जो ना अंदर से आप स्टार बनने आओ, हर आदमी कर सकता है ऐसे। लेकिन जब शाहरुख करता है तो फिर 10 लोग ताली बजाते हैं, मैं करूँगा तो लोग बोलेंगे भाई जाए यहाँ से। स्टार एक अलग चीज़ होती है, एक्टिंग एक अलग चीज़ होती है। एक्टिंग में आप मन जाओ अपना काम करते रहो चुपचाप। एक्टिंग को लेकर के लोग जब अपने आप को देखने लग जाते हैं ना थर्ड पर्सन में, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। बहुत सारे एक्टर्स खत्म हुए हैं क्योंकि वो कुछ करने से पहले अपने आप ऑलरेडी उनके कंपैरिजन चालू हो गए थे, और कंपैरिजन बहुत अनरियल होते हैं। क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर एक्टर समझता हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा मिलना चाहिए जो उसको मिल रहा है वहाँ पर, तो उसमें कई लोग खत्म हो जाते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो लड़के बड़े होते हैं वो ज़्यादा संभले हुए होते हैं। जो बाहर से एक्टर आता है वो एक फिल्म के बाद पगला जाता है, ये फैक्ट है। और ये मेरा एक्सपीरियंस में से बता रहा हूँ। 23 साल में मैंने जो बाहर से एक्टर आते हुए, आपने उनका ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस देखा होगा पहली फिल्म में, उसके बाद देखोगे क्यों फालतू रोल कर रहा है, वो डील नहीं कर पाता सक्सेस से। उसके अंदर सक्सेस और फेलियर को झेलने की, सहने की तमीज़ नहीं होती है। और मैंने ऐसे ऐसे ज़हीन लोग देखे, बहुत समझदार लोग देखे, उनकी सारी समझ जो गायब हो जाती है जब कैमरे के फ्लैशेस चालू होते हैं। तो ये जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और सबको लगता है कि क्योंकि मैं अच्छा एक्टर हूँ मेरी कास्टिंग क्यों नहीं। कास्टिंग इसलिए नहीं होती, कास्टिंग टाइप के साथ होती है। मैं एक्टर्स को ज़्यादातर रिपीट नहीं करता हूँ, मैं जो रोल लिखता हूँ उसके हिसाब से एक्टर ढूंढता हूँ, और अक्सर वो रोल के 50% एलिमेंट्स उस एक्टर में ऑलरेडी पहले से होते हैं। इसीलिए कई बार वो बोलता है कि आपकी फिल्म इतना अच्छा किया फिर क्यों नहीं कर पाया, मैं तो उसकी कास्टिंग गलत थी। कास्टिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। आप कितने भी बड़े एक्टर हो जाओ, अगर आपकी कास्टिंग सही नहीं है तो आप कहीं नहीं जाने वाले। तो वो रोल, वो कास्टिंग और आपका टैलेंट जब तक मेल नहीं होगा, आप कभी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपके साथ आपको लाइफ में वो मिला जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो। तो बहुत ज़रूरी है, वो पर्सनैलिटी से और लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। आधे ज़्यादा लोग आजकल पढ़ते ही नहीं है। जो हम लोग को लाइफ एक्सपीरियंस हम लोग को ऐसे नहीं मिलता, वो पढ़ने से मिलता है। आप लोग नाटक ही नहीं देखते, लोग थिएटर करने से भागते हैं। लोगों को कि मैं गया थिएटर करने, मेरे को बैक स्टेज करा रहे 3 महीने से। अरे 6 महीने तो मैंने झाड़ू मारा है यार।
हमने भी पोस्टर लगाए हैं, हमने भी टिकट बेचे हैं, श्री राम सेंटर से लेके पृथ्वी थिएटर तक। तो ये सब चीज़ों से आप जितना भागोगे ना, वो वही चीज़ें आपको सिखाती हो, वो लाइफ एक्सपीरियंस से आप भागते हो, फिर आप जब जाते हो उस कैमरे के सामने, आप अंदर खाली होते हो। तो वो सारी चीज़ें होती नहीं लोगों के अंदर, तो आपको वो सब चीज़ें पहले से करनी पड़ेंगी। आप जियो जिंदगी जो आप नहीं जी पाते हो। आजकल तो सबको, कोई लोग हिंदी में लिखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। मैं तो अभी भी हिंदी में लिखता हूँ, उनको रोमन में ट्रांसलेट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब अपने आप लाइफ एक्सपीरियंस से सीखोगे, और एक्टिंग करने के लिए बस करते रहो, वो दिख जाएगा किसी को। अगर आप अच्छे हो, आप दिख जाओगे। कोई अच्छा आदमी ऐसा नहीं है, मैं भोपाल में और कानपुर में कौन अच्छा एक्टर कौन से थिएटर ग्रुप में कर रहा है, पटना में उसके नाम मुझे मालूम है, मेरे पास लिस्ट में पहुंच जाता है। तो आपको मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। तो मैंने अक्सर ढूंढे। तो इसलिए बोलता हूँ आप लोग सही तरीके से काम करने शुरू करो, अपना काम करो, थिएटर करो, शॉर्ट फिल्म बनाओ। आजकल तो बहुत आसान है, शॉर्ट फिल्म बनाओ, एक अच्छा परफॉर्मेंस आपकी शॉर्ट फिल्म को वायरल कर देगा। भले ही 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे। मैंने ऐसी ऐसी शॉर्ट फिल्म देखी जो 1.5 साल के बाद लोगों ने सडनली देखना शुरू किया। आपका काम पहुंच जाएगा। और बहुत जरूरी, जो लोग असिस्टेंट बनना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टर के पीछे घूमोगे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप टीम डिसाइड करते हो, तो मैं ऐसे 4-5 लोग चुनता हूँ जिनको मैं चिल्ला सकूँ। वो मेरी गाली तभी सुनेंगे जब वो उनको अपनी टीम चुनने का हक मिले। मैंने उनको 5 लोग दिए, 5 के साथ काम करो, ये काम हुआ क्यों नहीं, तो मेरे को पलट के बोलेगा कि मैं जिस आदमी के साथ काम करना था वो तो आपने दिया ही नहीं, अब इसको मैं कैसे सुनाऊं। तो जिसको असिस्टेंट बनना, उसको सबसे पहले फिल्म में जाके एसोसिएट डायरेक्टर कौन है वो पूछना चाहिए। एसोसिएट डायरेक्टर असिस्टेंट की टीम बनाता है, कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर्स ढूंढता है। डायरेक्टर के पीछे घूमने से कुछ नहीं होता है।